हम सभी जानते हैं कि आदिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्या है? साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके द्वारा हिंदी साहित्य के विस्तृत कालखंड को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। यदि हम किसी भी इतिहास को एक समग्र रूप में एक साथ देखना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी बहुत सी प्रवृत्तियां हमारी दृष्टि से छूट जाएंगी। इसीलिए इतिहास को भली भांति व्यवस्थित रूप से पढ़ने और समझने के लिए उसको छोटे छोटे भागों और कालखंडों में विभाजित किया गया है, उनका नामकरण किया गया है और उनकी समय सीमाओं को तय किया गया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम काल आदिकाल है, जिसका नामकरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया है तथा इसकी समय सीमा संवत 1050 से 1375 है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निर्धारित की गई है। कुछ विद्वान इसका आरंभ 1000 ईस्वी से भी मानते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ के साथ साथ यह काल नवीन चेतना और ओजस्विता का काल भी है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम सुझाए हैं, जो इस प्रकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल 12 ग्रंथों के आधार पर, जो कि है विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। इसी नाम को आधार बना करके शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया है। दूसरा नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस काल को चारण कवियों को ध्यान में रखकर चारण काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जॉर्ज ग्रियर्सन की ही तरह इस काल को चारण काल कहा। साथ ही उन्होंने इस काल को संधिकाल भी कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज वपन नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इस काल को पूर्व प्रारंभिक काल नाम दिया। गणपति चंद्र गुप्त ने इस काल को शून्य काल कहा। धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल के नाम से संबोधित किया। राम शंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को बाल्यावस्था काल की संज्ञा दी। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इस काल को आधार काल कहा। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इस काल को अंधकार काल की संज्ञा दी। यानी बहुत सारे नामकरण किए गए हैं इस काल के विविध विद्वानों के द्वारा। यहाँ हम कतिपय प्रमुख उदाहरणों की चर्चा करेंगे। कहा जा सकता है कि यहाँ पर हम प्रमुख नामकरणों की चर्चा करेंगे। पहला है वीर गाथा काल। इसका नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और इसलिए किया क्योंकि इस काल में वीर राजाओं और योद्धाओं की वीरता का वर्णन करने वाले रासो ग्रंथ अधिक मिलते हैं और पहले ही बताया जा चुका है कि 12 ग्रंथों को उन्होंने छांटा और उसी के आधार पर इसका नाम वीरगाथा काल नाम दिया। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, इसलिए इसे आदिकाल कहा गया। वर्तमान में यही नाम सबसे अधिक प्रचलित और स्वीकार्य है। चारण काल नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। उस समय चारण कवि राजाओं के दरबार में रहते थे। वे राजाओं की वीरता और यश का गुणगान किया करते थे, इसीलिए इसका नाम चारण काल कहा गया। बीज वपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। इस काल में आगे विकसित होने वाले साहित्य के बीज बोए गए, इसीलिए इसे बीज वपन यानी बीज बोने का काल कहा गया। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा। साहित्य के प्रारंभिक कालखंड को दिया गया उनका ये एक विशिष्ट नाम है, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान पंडित राहुल सांकृत्यायन ने प्रस्तावित किया था।
उन्होंने इस युग की समय सीमा 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक स्वीकार की है। राहुल सांकृत्यायन का मानना था कि इस युग के समाज और साहित्य पर मुख्यतः दो शक्तियों का गहरा प्रभाव था। सिद्ध यानी रचनाकार, इसके तहत बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सिद्धों की रहस्यवादी, उपदेश मूलक और हठ योग परक रचनाएं आती हैं, जैसे सहरपा, शबरपा आदि। ये साहित्य के वास्तविक सर्जक थे। दूसरा है सामंत। इसके तहत तत्कालीन सामंत, राजा और जमींदार आते हैं, जिनकी स्तुति और युद्धों का वर्णन चारण कवियों ने अपनी रचनाओं में किया। ये वर्ग रचनाओं के मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। इसके पश्चात नाम आता है प्रारंभिक काल, जो कि मिश्र बंधुओं ने दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल लगभग 7वीं से 14वीं शताब्दी को मिश्र बंधुओं द्वारा प्रारंभिक काल नाम दिया गया। इसमें वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल और चारण काल जैसे अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। फिर आता है संधि काल यानी संक्रमण काल। ये रामकुमार वर्मा ने नाम दिया। ये समय अपभ्रंश भाषा के हिंदी भाषा में परिवर्तन का काल था। संधि का अर्थ है दो अवस्थाओं के बीच का परिवर्तन। फिर आता है वीर काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य मिश्र ने वीर काल नाम दिया। समय सीमा 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक समय माना गया। प्रमुख विशेषता है कि इस समय राजाओं के यश और उनकी वीरता की गाथाएं, वीर रस की कविताएं लिखने की मुख्य परंपरा रही है। विविध नामों का आधार। वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वीरता प्रधान साहित्य लिखा गया। चारण काल चारण कवियों की प्रमुख भूमिका के कारण दिया गया। संधि काल अपभ्रंश से हिंदी में संक्रमण हेतु दिया गया। बीज वपन काल भविष्य के साहित्य के बीज बोए गए। आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल के रूप में दिया गया। विद्वानों की आलोचनात्मक दृष्टि। बाद के कई विद्वानों ने केवल वीर गाथा काल नाम को पर्याप्त नहीं माना, क्योंकि इस काल में केवल वीरता का साहित्य ही नहीं रचा गया, बल्कि सिद्ध, नाथ, जैन और प्रारंभिक भक्ति साहित्य भी प्राप्त होता है। इसीलिए आदिकाल नाम अधिक व्यापक और उपयुक्त माना जाता है। शुक्ल द्वारा 12 पुस्तकों के आधार पर वीर गाथा काल नाम उन्होंने दिया। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि ये जो 12 ग्रंथ हैं, इनमें अधिकांश ग्रंथ वीरों की गाथाओं पर आधारित हैं। इसलिए इस काल की प्रमुख वृत्ति वीर गाथात्मक है। शुक्ल जी का तर्क था कि इन 12 पुस्तकों में से वीसल देव रासो और अंतिम 2 ग्रंथों को छोड़कर अधिकांश ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। इसलिए आदिकाल की मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति वीरता है और इसका नाम वीर गाथा काल होना चाहिए। नामकरण का आधार। शुक्ल जी ने देखा कि 12 ग्रंथों में अधिकांश रचनाएं राजाओं के युद्ध, शौर्य, पराक्रम, दान, स्वाभिमान और वीरता का वर्णन करती हैं। विशेष रूप से रासो साहित्य में वीर रस की प्रधानता है। इसीलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथा है और उन्होंने इसके आधार पर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। जबकि हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर प्रमुख 3 रचनाएं या 4 रचनाएं ही रासो साहित्य की वीर गाथात्मक हैं। बाकी कोई श्रृंगार परक है, कोई अलग अलग प्रकार की रचनाएं इसमें दी गई हैं। उदाहरण के लिए अमीर खुसरो की मुकरियां, पहेलियां, विद्यापति की पदावली, इस श्रृंगार परक है विद्यापति पदावली, जय मयंक, जस चंद्रिका, जय प्रकाश, ये सब कहा जा सकता है कि केवल सूचना मात्र हैं। और अगर हम मुख्य रूप से देखें तो वीर रस की प्रधानता शुक्ल जी मानते हैं। राजपूत राजाओं के युद्धों का वर्णन देखते हैं। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा देखते हैं। चारण एवं भाट कवियों की प्रमुख भूमिका पाई जाती है। ऐतिहासिक घटना और लोक कथाओं का मिश्रण देखा जाता है और रासो काव्य परंपरा का विकास भी यहीं पाया जाता है। शुक्ल जी के मत की सीमाएं बाद के विद्वानों यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना की है और उनकी सीमाएं तय की हैं। उनके प्रमुख तर्क कुछ इस प्रकार थे।
सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं हैं। विद्यापति पदावली भक्ति एवं श्रृंगार प्रधान है। अमीर खुसरो की पहेलियां वीर गाथात्मक नहीं है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी शुद्ध वीर काव्य नहीं है। कुछ ग्रंथ प्रामाणिक नहीं माने जाते। जय चंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका ग्रंथ नामोल्लेख मात्र हैं। हुमायूं रासो, हमीर रासो आदि परिवर्धित संस्करण माने जाते हैं। साहित्य की अन्य धाराओं की उपेक्षा हुई है। इस काल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लोक धार्मिक काव्य भी समृद्ध मात्रा में उपलब्ध हैं, जिन्हें केवल वीर गाथा काल कहकर नहीं समेटा जा सकता। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार के साहित्य को धार्मिक साहित्य की संज्ञा देकर के इन 12 पुस्तकों में से अलग कर दिया था। काल का स्वरूप बहुत अधिक व्यापक था, इसलिए आदिकाल नाम अधिक समावेशी और उपयुक्त माना गया है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल नाम किसने दिया? रामकुमार वर्मा ने। आज सबसे अधिक मान्य नाम कौन सा है? आदिकाल। उन्होंने यह नामकरण कितने ग्रंथों के आधार पर किया? 12 ग्रंथों के आधार पर। किन 3 ग्रंथों को उन्होंने पूर्णतः वीर गाथात्मक नहीं माना है? बीसल देव रासो, अमीर खुसरो की पहेलियां या मुकरियां और विद्यापति पदावली। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल नामकरण हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपलब्ध 12 ग्रंथों के आधार पर उस युग की प्रमुख प्रवृत्ति को रेखांकित किया है। यद्यपि बाद के शोधों ने इस नामकरण की सीमाएं बताई हैं, फिर भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी का यह वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।